Namaste. I, Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor of history in Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. आज एक नए टॉपिक को हम शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एंग्लो सिख वॉर। और एंग्लो सिख वॉर में ही एक सब टॉपिक है जिसे हम टॉपिक का नाम अगर दें तो उसे हम बोलेंगे बंदा सिंह बहादुर का जीवन परिचय। अब पिछली कुछ लेक्चर्स में हमने सिख धर्म के उदय से लेकर और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह तक की बात हमने कर ली थी। और आपने इसमें देख भी लिया है कि कैसे गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक लड़ाकू जाति या फिर एक वॉरियर कम्युनिटी में कन्वर्ट किया था। सिखों ने का ये जो सिख धर्म था, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी इनके लिए। इन्होंने बलिदान दिए हैं, बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। और जब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को बलिदान देना पड़ा तो अब ये निश्चित हो चुका था कि सिखों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। जब गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की उम्र में सिखों के 10वें गुरु बने तो उनके सामने चैलेंजेस कम नहीं थे। औरंगजेब जैसा क्रूर शासक का राज था और हर तरफ धर्मांधता फैली हुई थी। औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ थी वो इतनी कट्टर थी कि हर धर्म के लोग परेशान थे। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया और सिख कम्युनिटी को एक वॉरियर कम्युनिटी में कन्वर्ट किया। सिखों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जिन्हें मानना कंपलसरी था, और साथ ही उन्होंने मुगलों के साथ लगभग 41 युद्ध लड़े। अब ये कहानी तो मैं पिछली क्लास में कर चुका हूँ कि कैसे गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान के द्वारा, जिसका नाम था जमशीद खान, उसने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जो सिखों की कमान आती है वो एक ऐसे वॉरियर पर आती है कि जिसकी कहानी आप अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि अंत आते आते आपके आंखों में भी आंसू आ जाएं कि क्या क्रूरता इस हद तक भी होती है जैसे कि बंदा सिंह बहादुर के साथ हुई। लेकिन क्रूरता तक पहुंचने से पहले हम बंदा सिंह बहादुर की वीरता को देखेंगे और हमारा सर फक्र से कई बार ऊंचा होगा और हम उन्हें नमन करेंगे कि भारत माँ की मिट्टी में ऐसे भी लालों ने जन्म लिया है जिन्हें सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। वो भारत में पैदा हुए कुछ गिने चुने वॉरियर में से एक माने जाएंगे जिन्हें हम ससम्मान बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर। अब जो बंदा सिंह बहादुर है तो हम चलते हैं इनके जीवन परिचय में। तो आज के भारत के जम्मू जम्मू स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है राजौरी। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म 1670 में उनका जन्म हुआ। जन्म से बंदा सिंह बहादुर राजपूत थे जिनका नाम था बचपन में लक्ष्मण सिंह। राजपूत परिवार में जन्म लिया ये बच्चा काफ़ी मेधावी था। एक बार हुआ ऐसा कि लक्ष्मण सिंह शिकार खेलने गए। जब वो शिकार खेलने गए तो उन्होंने, चूँकि बचपन राजपूत परिवार से थे और राजतंत्र में बच्चों को उस टाइम पर कुछ सैनिक शिक्षाएं दी जाती थी, इसलिए तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, भाला फेंक, इन सारे युद्ध की कलाओं में वो पारंगत हो चुके थे। शिकार खेलने गए तो उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया। जब वो हिरणी के पास पहुँचे, जब उनकी तीर लग गई तो उनके पास पहुँचे हिरणी के पास। जब उन्होंने पेट फाड़ा तो उसमें से 2 बच्चे निकले और वो 2 हिरण के बच्चे उनके सामने ही दम तोड़ दिए। इससे क्या हुआ कि लक्ष्मण सिंह को से इस घटना से उनका मन परिवर्तित हुआ, हृदय दबित हुआ और उन्होंने ये सब छोड़ दिया। कहने का मतलब कि वो इस सांसारिक जीवन को छोड़ के और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो गए। अब लक्ष्मण सिंह ने 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही, जब वो सिर्फ 21 वर्ष के थे, इसी उम्र में उन्होंने अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने अपना नाम लिख लिया माधव सिंह बैरागी। अब माधव सिंह बैरागी बन गए जो पहले लक्ष्मण सिंह हुआ करते थे।
अब माधव सिंह बैरागी ने बैराग की तरफ उनका रुझान हुआ और वो अध्यात्म की तरफ चले गए। उत्तर भारत छोड़ के वो दक्षिण भारत के नांदेड़ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? नांदेड़। नांदेड़ वर्तमान के महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुँचे और इसी नांदेड़ में उन्होंने एक आश्रम बनाया और यहीं पर वो रहने लगे। कहने का मतलब कि मध्य भारत के जम्मू यानी एक पहाड़ी राज्य जम्मू में राजौरी नाम के एक ज़िले में उनका 1770 में उनका 1670 में उनका जन्म हुआ एक राजपूत परिवार में। बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह था। हिरणी की उस मौत वाली घटना ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया और वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। अध्यात्म 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने वैराग धारण किया और उनका नाम हो गया माधव सिंह बैरागी। माधव सिंह बैरागी उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण भारत पहुँचे और वो महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुँचे। नांदेड़ में उन्होंने एक आश्रम बनाया और वहीं पर वो रहने लगे। अब आते हैं इधर। अब इसी टाइम पर दक्षिण भारत में ही एक और व्यक्ति हैं सिखों के 10वें गुरु और जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह उसी टाइम पर दक्षिण भारत के नांदेड़ में ही है। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में बंदा बहादुर यानी कि लक्ष्मण सिंह यानी कि माधव सिंह के आश्रम पहुंचे अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ। उस टाइम पर जो माधव सिंह वैरागी थे वो एक ध्यान में मग्न थे। अचानक से उनके सामने गुरु गोविंद सिंह पहुंचे। माधव सिंह की जब आँख खुली तो उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम और तुम बिना पूछे अंदर कैसे आ गए। इस शब्द को सुनने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें पता ही होगा कि मैं क्यों आया हूँ। और यहाँ से इन दोनों का मिलन हुआ और ये घटना है 1708 की, जब इन दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद माधव सिंह ने गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर सिख धर्म को अपना लिया। गुरु गोविंद सिंह ने माधव सिंह को कहा, सॉरी माधव सिंह नहीं, माधव दास, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये माधव दास हैं। माधव दास से कहा कि अब वक्त आ गया है कि तुम सांसारिक जीवन में वापस लौटो और तुम्हें भारत माँ यानी कि हमारा देश पुकार रहा है कि तुम आओ और लोगों को समस्याओं से निजात दिलाओ। इससे उन्होंने बैराग को त्याग दिया और एक सांसारिक जीवन में लौटकर आ गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया, जो कि पहले एक हिंदू परिवार में उनका, राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था। वैराग धारण किए, नांदेड़ पहुँचे और आश्रम बना के रहने लगे। गुरु गोविंद सिंह से वो प्रभावित होकर उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें बंदा बहादुर को एक टास्क दिया कि तुम पंजाब जाओ। किसको भेजा? बंदा बहादुर को। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गुरु गोविंद सिंह ने जब उन्हें शिक्षा दी तो उनका नाम परिवर्तन भी कर दिया, जो कि पहले लक्ष्मण सिंह थे और लक्ष्मण सिंह के बाद वो माधव दास बने और माधव दास के बाद उनका जो नया नाम पड़ा वो पड़ा गुरु बख्श सिंह। ये गुरु जी ने यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने ये नाम दिया था। उन्होंने गुरु बख्श सिंह को कहा कि तुम पंजाब जाओ और सिखों को मुगलों के अत्याचार से मुक्त कराओ। यहाँ पर वो पंजाब की तरफ जाने ही वाले थे, तब उन्होंने उन्हें एक तलवार, जो कि 2 धारी तलवार थी, प्लस 5 तीर प्लस 3 साथी, उन्होंने अपनी एक तलवार जो कि 2 धारी तलवार थी और 5 तीर दिए, जिनकी नोक कहते हैं कि सोने की थी, और अपने 3 साथी को भी दिए और उन्हें कहा कि जाओ पंजाब में जनता, जो हिंदू और सिख जनता जो मुगलों से त्रस्त हो चुकी है, जाओ और उन्हें मुगलों के इस अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। गुरु बख्श सिंह गुरु की परमिशन लेके पंजाब की तरफ बढ़े, जो कि नांदेड़ से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी थी। जैसे ही वो पंजाब पहुँचे तब तक खबर आई कि गुरु गोविंद सिंह की एक पठान ने हत्या कर दी है। और बाद में ये जानकारी मिली कि जिस पठान ने खुखरी से वार किया था गुरु गोविंद सिंह के ऊपर, वो पठान को भेजने वाला व्यक्ति था वजीर खान। और वो वजीर खान जो कि पहले औरंगजेब का गवर्नर था और वो सरहिंद में पोस्टेड था।
उसने उसी वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह के दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की भी हत्या की थी। और उसी वजीर खान ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सर भी उसी ने कलम किया था। तो वजीर खान इस टाइम पर सिखों का सबसे बड़ा दुश्मन था। गुरु गोबिंद सिंह की हत्या के लिए जो पठान भेजे गए थे दो, उनमें से एक की हत्या तो गुरु गोबिंद सिंह ने तुरंत ही कर दी, और दूसरा जब भाग रहा था तो उसकी हत्या पकड़ के गुरु गोबिंद सिंह के अंगरक्षकों ने कर दी। गुरु गोबिंद सिंह कुछ दिनों तक बिस्तर में पड़े रहे, उनकी मौत तत्काल ही नहीं हुई, उन्हें ठीक नहीं किया जा सका और अंततः उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था गुरु बख्श सिंह यानी कि बंदा बहादुर के नाम से, और उन्होंने सिखों के उद्धार के लिए उनको आदेश दिया था। इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह की मौत तो हो गई, लेकिन एक सिखों में एक नया वॉरियर आया था जिसे हम गुरु गोबिंद सिंह के शिष्य गुरु बख्श सिंह या फिर बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया उनका बैकग्राउंड आपको क्लियर समझ आ गया होगा। और बंदा सिंह बहादुर की आगे की घटनाओं को अब हम इसी लेक्चर में देखते हैं कैसे। अब जब वो भारत यानी कि पंजाब पहुंचे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके कुछ लोगों के साथ वो पंजाब आए। जब वो पंजाब आए तो यहाँ पर चूंकि सिख काफ़ी मुगलों से त्रस्त थे ही, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति ने हर धर्म हर वर्ग के लोगों को परेशान कर रखा था। और औरंगजेब की मौत के बाद ही कई छोटे राज्यों ने विद्रोह कर दिया था, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो राजपूताना के राजपूत हो, या फिर वो बंगाल हो, या फिर अन्य दूसरे राज्य हों, या फिर मराठे हों। हर तरह विद्रोह का स्वर उभर रहे थे। इसका फायदा उठाया बंदा सिंह बहादुर ने। बंदा सिंह बहादुर पंजाब के किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों और ऐसे लोग जो मुगलों से काफ़ी त्रस्त और प्रताड़ित थे, इन सबको जोड़ के सेना तैयार करनी शुरू की। और धीरे धीरे जब उनके बीच लगभग 10,000 की सेना तैयार हो गई तो उन्होंने सबसे पहले सोनीपत और कैथल, ये दोनों जगहों का धन लूट लिया। किसने? बंदा सिंह बहादुर ने। यहाँ का धन उन्होंने लूट लिया। बंदा सिंह बहादुर ने ये दोनों जगह के धन को लूटा। अब चूंकि सेना के लिए धन की आवश्यकता है, मान लिया कि वो सैनिक सैलरी नहीं ले रहे, लेकिन उनको खाने पीने के लिए और दूसरे हथियार और दूसरी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए धन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अब चूंकि पंजाब उस टाइम पे मुगलों की टेरिटरी में आता था, पैसे इकट्ठा करना टफ काम था, इसलिए बंदा सिंह बहादुर ने ये दिमाग लगाया कि मुगलों के बड़े बड़े जो धन पोस्ट हैं वहाँ पर धन को लूटा जाए ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब जब लूटे गए धन से उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाने का काम शुरू किया। घोड़े खरीदे गए, वेपन्स बनाए गए, लेकिन अब भी उनके अंदर जज्बा था। अभी भी वो मुगलों का सामना करने के लिए पर्याप्त उनके पास न तो संसाधन थे और न इतना उनके पास समर्थन ही था। जब उन्होंने 18-19 हज़ार की सेना तैयार कर ली, तब उन्होंने आगे मूव किया और वो पहुँचे सरहिंद। अब सरहिंद में एक शहर था जिसका नाम था समाना। समाना के कुछ किसान थे जो जमींदारों और मुगलों से पीड़ित थे काफ़ी। उन्होंने यहाँ पर बंदा बहादुर की मदद की। बंदा बहादुर वही है लक्ष्मण सिंह जिनका नाम माधोदास और बाद में गुरु बख्श सिंह रखा गया, और वही बंदा बहादुर, चूँकि वो बंदा गुरु गोबिंद सिंह के बंदे हैं इसलिए उन्हें बंदा कहा गया, और वो बहुत बहादुर थे इसलिए उनको टाइटल मिला बहादुर का। अब वो बंदा बहादुर समाना पहुँचे और यहाँ के किसानों ने उनका सहयोग किया और उनके साथ जुड़ गए। यहाँ पर समाना में उन्होंने बंदा बहादुर ने हमला किया और समाना को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया। चूँकि जो मुगल्स थे वो जबरन कन्वर्जन पर भरोसा रखते थे, जो काफिर नहीं है उसे मुसलमान बनाओ के को टास्क मानकर चलते थे, इसलिए समाना में भी बंदा सिंह बहादुर ने बिल्कुल वैसे ही कार्य किया जैसा कि मुगल हिंदुओं और दूसरे धर्म के लोगों के साथ किया करते थे। यहाँ पर लोगों का कत्लेआम किया गया और पूरे के पूरे समाना को चौपट कर दिया गया, और उसके बाद उनका अगला टारगेट था सरहिंद। चूँकि सरहिंद में वजीर खान था, वजीर खान के पास इस टाइम तक 15,000 सैनिक थे, 15,000 सैनिक और 2 दर्जन
2 दर्जन तोपें थी। कहने का मतलब है कि बंदा सिंह बहादुर की सेना बड़ी है, लगभग 25,000 की सेना है, लेकिन जो वजीर खान की सेना है उसकी संख्या भले कम है, लेकिन वो प्रशिक्षित है, मॉडर्न, उसके पास वेपन भी बेहतर है और उनके पास तोपें भी हैं। यानी कि अगर कहा जाए स्ट्रेटेजिकली तो ये प्लस पॉइंट में थे। फिर भी बंदा सिंह बहादुर ने हार नहीं मानी और उन्होंने हमला किया सरहिंद में। सरहिंद में जब हमला किया तो जो सेना की जो तैयारियां थी उसमें ये हमेशा होता है कि जो सबसे कमज़ोर सैनिक होते हैं और जो सबसे कमज़ोर तोपें होती हैं वो बीच में रखी जाती है, और बैन गार्ड की तरह जो सामने सैनिक होते हैं वो मजबूत सैनिक होते हैं। बीच की तोपों को कमज़ोर मानकर बंदा सिंह बहादुर ने वहाँ पर हमला किया और उनके साथ साथ उनके भाई फतेह सिंह भी थे। फतेह सिंह को टारगेट दिया गया कि तुम वजीर खान के जो टुकड़ी है उसे रोको। फतेह सिंह पहुंचे वजीर खान के सामने और उन्होंने अपनी तलवार से वजीर खान का सर काट दिया। इससे क्या हुआ कि वजीर खान की सर कटते ही जैसे सैनिकों ने देखा कि हमारा जनरल या हमारा कमांडर मारा गया है, सैनिकों का मनोबल और आत्मविश्वास टूट गया और वो वहाँ से युद्ध के मैदान से सेना में भगदड़ मच गई। भागती हुई सेना को बंदा बहादुर के सैनिकों ने पीछा किया, उनका पकड़ के उनका सर कलम किया गया और पूरे के पूरे सरहिंद को नेस्तनाबूद कर दिया गया। वहाँ पर हर घर को मिट्टी में मिला लिया गया। उस किले को, जो सरहिंद में किला बना हुआ था जहां वजीर खान रहता था, उस किले को नया नाम दिया गया लौहगढ़ का किला, और बंदा बहादुर ने उस लौहगढ़ के किले को अपनी राजधानी लौहगढ़ के किले को अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई? राजधानी बनाई और यहीं से वो रूल करने लगे। अब यहाँ पर राजधानी बनाने के बाद अब उनके सामने अगला टारगेट था सहारनपुर, और सहारनपुर में उनको न्यूज मिली कि यहाँ पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने यमुना पार किया और सहारनपुर पर हमला किया और सहारनपुर को भी उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। और इस तरह से धीरे धीरे करके संपूर्ण पंजाब में उनका राज्य स्थापित हो गया। उन्होंने मुगलों को कई बार लूटा, उन पर कई बार हमले किए और मुगलों को काफ़ी परेशान किया। अब इसी टाइम पे 1707 में औरंगजेब की मौत हो चुकी है और औरंगजेब की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा, जिसे बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से जानते हैं, वो अगला बादशाह बना। चूंकि जैसे वो दिल्ली में बैठा ही था कि दक्षिण भारत से खबर आई कि उसके भाई काम बख्श ने विद्रोह कर दिया है। ये खबर पाकर वो दक्षिण भारत में विद्रोह को दबाने के लिए निकल गया। लेकिन इसी टाइम पर उत्तर भारत के खालीपन का फायदा उठाकर बंदा सिंह बहादुर ने पूरे पंजाब में धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लिया। जब ये बात बहादुर शाह को पता चली तो उसने बंदा सिंह बहादुर को रोकने के आदेश जारी किए, लेकिन बंदा सिंह बहादुर को रोका नहीं जा सका। इसलिए जब वो दक्षिण भारत से निपटा तो वो सीधे दिल्ली न जाकर लाहौर पहुंचा। चूंकि मुगलों की उस टाइम पर दूसरी राजधानी कहें या फिर एक बड़ा शहर कहें, लाहौर हुआ करता था। लाहौर पहुंचा और उसने बंदा सिंह बहादुर को ध्यान में रखते हुए अपनी नई राजधानी लाहौर को बना ली, और लाहौर से उसने अपने सारे जनरल्स या फिर गवर्नर्स को ये आदेश दिया कि बंदा सिंह बहादुर को पकड़ो, और साथ ही उसने आदेश दिया कि कोई भी सिख अगर दिखे तो उसको तुरंत मार दिया जाए। कई बार बंदा सिंह बहादुर भेष बदल के जंगलों में भाग जाते या फिर कई बार वो भेष बदल के मुगलों के हाथ से निकल जा रहे थे। लेकिन इसी बीच 1712 में बहादुर शाह की भी मौत हो गई, और बहादुर शाह की मौत के बाद जहांदर शाह और एक आध और आए, लेकिन जो अगला शासक आया या फिर मुगल बादशाह आया वो था फर्रुख शियर, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1713 से लेके 1719 तक। इसे इतिहासकारों ने घृणित कायर का टाइटल भी दिया है। चूंकि फर्रुख शियर ने पहला आदेश जारी किया, उसने ये आदेश जारी किया कि बंदा सिंह बहादुर उसे जिंदा चाहिए, और इसने सारे अपने जनरल्स को बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने में लगा दिए। और इसका जो मेन जनरल था उसका नाम था समद खान, और समद खान का भाई जकारिया खान। समद खान जो कि कश्मीर का गवर्नर था, इसको लगाया गया बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने के लिए। समद खान चूंकि कई बार पहले भी आमना सामना हो चुका था, समद खान ने जब अपनी सेना लेके निकला और कई हजारों की सेना लेके वो पहुंचा सरहिंद। यहाँ पर आमने सामने का युद्ध में सिखों को ये समझ आ चुका था कि आमने सामने के युद्ध में समद खान युद्ध को जीत जाएगा, इसलिए उन्होंने
बैकफुट में रह के युद्ध करने की सोची। काफ़ी सिख युद्ध लड़ते हुए मारे गए, लेकिन लोहगढ़ के किले में लगभग 2,500 से 3,000 सैनिक फंस गए, और उस में पहली बार बंदा सिंह बहादुर भी फंस गए। समद खान ने लोहगढ़ के किले की ऐसी घेराबंदी की कि वहाँ पर अनाज का एक दाना भी ले जाना मुश्किल था। उसने हमला करने से पहले सोचा, उसने दिमाग लगाया कि हमला करने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने लोहगढ़ के किलों को चारों तरफ से घेर के बैठ गया, और ये घेरा कई लेयर में डाला गया था कि किसी भी तरह इस बार बंदा सिंह बहादुर भाग ना पाए। चूंकि वो पहले भी बेस बदल के काफ़ी बार भाग चुके थे, इसलिए इस बार ऐसा उन्होंने व्यवस्था की थी कि वो भाग ना पाए। धीरे धीरे अनाज और पानी वहाँ पर खत्म होने लगा। तब उन्होंने अपने घोड़े और ऊँटों को मार के उसका मांस खा के कुछ दिन तक वो जिंदा रहे। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं थे, तब जाके सिखों ने सरेंडर कर दिया। जैसे उन्होंने सरेंडर किया तो लगभग 2,000 सिखों का सर धड़ से अलग कर दिया गया, और लगभग 700 से 800 सिखों को पकड़ लिया गया, और उनमें पकड़े गए बंदा सिंह बहादुर भी। बंदा सिंह बहादुर को बड़ी बड़ी मोटी मोटी चैनों में बांध दिया गया, उनके घुटने मोड़ दिए गए, और उनका एक हाथ पीछे करके ऐसे चैन के साथ बांध दिया गया। उन्हें एक लोहे के जालीदार पिंजड़े में बंद कर दिया गया, और उन्हें हाथी के ऊपर बैठा दिया गया। जिन सिखों का सर काट दिया गया था, उन्हें भाले में उनका सर को टाक दिया गया, और पूरे लाहौर में उनको घुमाया गया, ये मैसेज देने के लिए कि मुगलिया सल्तनत के साथ विद्रोह करने वाले लोगों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। समद खान ने बादशाह से परमिशन मांगी कि ये जो जुलूस है इसको मैं लेके खुद दिल्ली आऊँ। बादशाह ने मना कर दिया। तब जाके समद खान ने अपने बेटे जकरिया खान को बंदा सिंह बहादुर को लेके दिल्ली की तरफ रवाना किया। 700 से 800 सिख सैनिक और को लेके साथ में बंदा सिंह बहादुर और उनके बेटे को लेके दिल्ली पहुंचा गया। दिल्ली में उनकी परेड निकलवाई गई, और साथ में वो कटे हुए सर को भी वहां पर लेके जाया गया। उनको जेल में डाल देने का, यानी कैद खाने में बंद कर देने का आदेश दिया गया, और ये फर्रुख सियर ने आदेश दिया कि अगर ये इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो इन्हें जिंदा छोड़ देना, और अगर नहीं करते हैं तो इनका सर धड़ से अलग कर देना। 6-7 दिन तक ये परंपरा चलती रही, ये व्यवस्था चलती रही। हर दिन 100 सैनिकों को पकड़ के लाया जाता था, उनसे हाँ बुलवाया जाता था कि आप इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, और जैसे उनका सर ना पे घूमता था वैसे उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। 6-7 दिन तक ये मार काट कर नरसंहार करने के बाद वो जो सरबराह खान, जो कि वहाँ का कोतवाल था दिल्ली का, शरबराह खान, इनसे हम मानवता की उम्मीद नहीं रख सकते। ये दिल्ली का कोतवाल था। इसने फर्रुख सियर को सलाह दी कि 2-4 दिन तक तड़पाया जाए, उसके बाद हो सकता है कि बंदा सिंह बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले। चूँकि एक झटके में धड़ से सर अलग हो जाता है, इसलिए उन्हें मौका भी नहीं मिलता इस चीज़ में विचार करने का। इसलिए उसने कहा कि बंदा सिंह बहादुर को टाइम दिया जाए विचार करने का, उन्हें तड़पाया जाएगा, उनकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी और वो इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। धीरे धीरे करके कुछ भी नहीं बचे, 2-4 सिख ही बचे थे, और फिर बचे लास्ट में बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर को एक दिन लेके आया गया और उनके नाखून उखाड़े गए। अगले दिन उनकी उंगलियां काटी गई। अगले दिन उनका पैर काट लिया गया। उनको गरम तवे में बैठाया गया, गरम तेल में बैठाया गया, तब भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। यानी कि प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी गई, और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि शायद ही कोई इंसान इतनी खतरनाक टॉर्चर झेल सकता है। जब सब कुछ में उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, सारे प्रयास विफल हुए, तब उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को पकड़ के लाया गया। जल्लाद ने उनके बालों को, केशों को पकड़ के ऐसे उठा लिया, और बंदा सिंह बहादुर का सर ऊपर करके दिखाया गया कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम इस्लाम स्वीकार कर लोगे तो इसकी जान बख्श दी जाएगी, नहीं तो इसको मार दिया जाएगा। उन्होंने जैसे ही नाम में सर हिलाया, 1 सेकंड के अंदर अजय सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया गया। तब भी बंदा सिंह बहादुर के मुंह से आह तक नहीं निकली। और इस तरह से हर सिख हंसते हंसते अपनी जान तो दे दिया, लेकिन किसी ने भी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। इसी बीच बंदा सिंह बहादुर को अभी शरीर के समस्त अंगों को काट दिया गया। गरम सरिये से उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके शरीर के एक एक पार्ट को काटा गया, और बाद में उनका सर धड़ से अलग करके उनके पूरे बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। और फिर इस तरह से बंदा सिंह बहादुर परलोक सिधार गए। लेकिन वो मर गए, उनका सर कट गया, और उनके सामने जहालत की सारे हदें पार कर दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसी अजय सिंह यानी कि बंदा सिंह बहादुर के बेटे का सर काटा गया, उसी वक्त उनके बॉडी को काट के उनका कलेजा निकाला गया, और वो कलेजा भी बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूसा गया। उसके बाद भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया।
ये होता है भारत में पैदा होने वाले भारत के सपूत। वो मर जाएंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दो थप्पड़ में ही धर्म परिवर्तन कर लिया, और जो कष्ट उनकी कई पीढ़ियों ने झेला था वो कष्ट शायद अब कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं। अब तो वो इस्लाम को विस्तार के लिए वो नारे बुलंद करते हैं, अपनी जान देते भी हैं और ले भी लेते हैं। तो अब तो चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन ये तब की बातें थी। तो इस तरह से बंदा सिंह बहादुर को आपने डिटेल में समझ लिया। अब अगले लेक्चर में हम एक अलग टॉपिक, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।